सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है, आप माने ना माने। शहबाज शरीफ साहब के वो 12-14 घंटे काम करते, उनको भी आज कहूँगा कि ये फायर फाइटिंग सिर्फ फायर फाइटिंग है। हम समझते हैं नौजवानों को टैबलेट्स दे के खुश कर लेंगे, नहीं। आपको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स सूबे उसको जो मर्जी नाम दे दें, उसको लेके जाना पड़ेगा आवाम की सतह पर। उन्होंने जानबूझकर सियासी लीडरशिप को मलाइन करने की कोशिश की है कि पहले फोटो छपवाया, उसके बाद जाके बयान दिया। आइन की पोजीशन लिखी हुई है वाज़ेह, उससे कोई इधर उधर करता है तो वो कौम का मुजरिम कहलाएगा। उसने एक लफ्ज नहीं बोला, इसका मतलब ये कि वजीर आज़म न सिर्फ ये कि सिस्टम बैठ चुका है बल्कि वजीर आज़म एतमाद भी खो चुका। आप इस बात के ऊपर क्यों यकीन करते हैं कि सिस्टम कोलैप्स कर गया? मैं तो नहीं मानता। वज़ीर दाखिला है हमारा पाकिस्तान का, वो कह रहे हैं सिस्टम तो कैसा रहे। मैं बिल्कुल आज भी कायम हूँ, निज़ाम बिल्कुल तबाह हुआ है, लेकिन मैंने वो निज़ाम 80 साल का तबाह होने का तो बाद 5 साल प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, शायद परफॉर्मेंस के ऊपर कमीशन की बात है। एक बंदा स्टार साहब गली में कुछ चीज़ तलाश कर रहा था। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब लोग खैरियत से हैं? मेरे साथ स्टार साहब हैं और हम तकरीबन हफ्ते में 3 दिन आपसे मुखातब हुआ करेंगे। हमारा शो मौक़िफ़ है, एक मेरा मौक़िफ़ है, एक स्टार साहब का मौक़िफ़ है। मैं स्टार साहब को एक कहानी सुना रहा था। मेरी ख्याल ये है, ख्वाहिश ये है कि आप भी उस कहानी के अंदर शरीक हो जाएँ। तो कोई एक बंदा था, वो गली के अंदर कुछ चीज़ तलाश कर रहा था। तो एक बंदा पास से गुजरा, उसने कहा भाई क्या तलाश कर रहे हो? उसने कहा मेरी चाबी गुम हो गई है तो मैं वो तलाश कर रहा हूँ। तो उसने कहा चले मैं भी आपकी मदद करता हूँ। तो वो भी फ़र्श के ऊपर बैठ के, गली के अंदर बैठ के उसने भी चाबी तलाश करनी शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद एक और बंदा वहाँ से गुजरा, उसने कहा भाई आप लोग क्या कर रहे हैं? तो उसने कहा जी चाबी तलाश कर रहे हैं। तो उसने कहा मैं भी आपकी मदद करता हूँ। तो उसने कहा आप भी लग जाओ। तो वो भी उस चाबी की तलाश में लग गया। थोड़ी देर बाद एक और बंदा आया, उसने कहा क्या कर रहे हो भाई? उन्होंने कहा जी चाबी तलाश कर रहे हैं। वो भी उसके अंदर लग गया। तो तकरीबन थोड़ी देर में 8-10 मिनट के अंदर वहाँ पे कुछ 40-50 लोग हो गए। अब कोई इस तरफ हाथ मार रहा है, कोई इस तरफ देख रहा है, कोई इस तरफ देख रहा है, कोई इस तरफ देख रहा है, चाबी नहीं मिल रही। अचानक किसी ने पूछा कि उससे पूछ लेना चाहिए बंदे से जिसकी चाबी गुम हुई है कि गिरी कहाँ थी। तो उससे पूछा कि भाई साहब आपकी चाबी गिरी कहाँ है? उसने कहा यार वो तो घर के अंदर गिरी थी। उसने कहा घर के अंदर गिरी क्या मतलब? उसने कहा यार घर के अंदर गिरी थी लेकिन वहाँ पर अंधेरा बहुत था, तो मैं बाहर आ गया। यहाँ पे ज़रा रोशनी ज़्यादा है, स्ट्रीट लाइट है, तो मैंने सोचा कि यहीं ट्राई कर लेते हैं क्योंकि अंधेरे से तो नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे स्ट्रीट लाइट की वजह से मैंने यहाँ तलाश करना शुरू कर दिया। आप यकीनन इसको बेवकूफ़ कहते होंगे, बाकी सब लोगों ने भी कहा कि पागल आदमी यार, तूने 40 बंदे इस काम पे लगाए हुए, 2 घंटे हो गए हमें, और यहाँ पे हाथ मार मार के थक गए गली के अंदर चाबी तलाश करते हुए, तुम्हारी चाबी अंदर गुम हुई है, ये क्या मजाक तुमने किया हुआ है? लेकिन नफ्सियात के अंदर बाकायदा इसकी एक इस्तिलाह है जिसको कहते हैं द स्ट्रीट लाइट अफेक्ट। हमें से ज़्यादातर लोग जो है चीज़ें कहीं और गुम करते हैं, उसे तलाश किसी और जगह करते हैं, और ये आम नॉर्मल सा फिनोमेना है। जैसे कि हेल्थ हमारी ख़राब होती है ज़्यादा फूड खाने से, लेथार्जिक हमारा लाइफस्टाइल से, लेकिन हम डॉक्टर के पास जाके उस हेल्थ को तलाश कर रहे होते हैं। हमारा ख्याल ये है कि गोली खाएंगे ठीक हो जाएंगे, जबकि किचन में ठीक होना है उसने, पार्क में ठीक होना है, जिम में जाकर उसने ठीक होना है। इसी तरह हम ये कहते हैं कि गवर्नमेंट आ गई है, अब इस गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है कि ये महंगाई को कम करे। तेल हो या ना हो, गैस हो या ना हो, हमें सस्ता मिलना चाहिए। और बचा ये है कि हम स्कूल नहीं भेज रहे उसको, लेकिन स्कूल करीब होना चाहिए और उसमें तालीम भी बड़ी ज़बरदस्त होनी चाहिए, ऑक्सफोर्ड के टीचर भी होने चाहिए। हमारा बच्चा पढ़े ना पढ़े लेकिन स्कूल हमें वहाँ पे चाहिए। जबकि हम ये भूल जाते हैं कि महंगाई जो है वो तो इशू है ही नहीं, दुनिया के अंदर इशू महंगाई है ही नहीं, अफोर्डेबिलिटी इशू है। आपने पैसा कमाना है, कमाएंगे तो हर चीज़ ठीक हो जाएगी, और अगर कमाएंगे नहीं तो दुनिया में कोई चीज़ सस्ती नहीं हो सकेगी। तो ये होता है स्ट्रीट लाइट इफेक्ट कि आप जहाँ पे चीज़ गुम हुई है वहाँ नहीं तलाश कर रहे, किसी और जगह तलाश कर रहे। बिल्कुल सूबों का भी ये इशू है। ये जो मोहसिन नकवी साहब ने फरमाया ना जी कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनने चाहिए, इंतज़ामी यूनिट्स बनने चाहिए या नए सूबे बनने चाहिए, ये सिस्टम कोलैप्स कर गया हुआ है। तो ये मोहसिन नकवी साहब और इनके जो साथी हैं और बाकी सब लोग इस वक्त लगे हुए, आप और मैं इसके ऊपर बात कर रहे हैं, हम सब लोग भी चाबी को गलत जगह पे तलाश कर रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि पाकिस्तान का मसला जो है वो सूबे है। जिस दिन सूबे हो जाएंगे,
जिस दिन इंतज़ामी यूनिट्स बन जाएंगे उस दिन ये सिस्टम काम करना शुरू कर देगा, उस दिन डीसी साहब काम करेंगे, उस दिन एसपी साहब काम करेंगे, उस दिन पटवारी साहब काम करेंगे, उस दिन सियासतदान काम करेंगे, उस दिन यहाँ पे तेल के कुएँ निकलेंगे, उस दिन यहाँ से गैस निकलनी शुरू हो जाएगी, उस दिन यहाँ पे टूरिस्ट आने शुरू हो जाएंगे और पाकिस्तान के वारे न्यारे हो जाएंगे। हम यही समझ रहे हैं ना जी, जबकि मसला तो ये है ही नहीं, मसला तो कुछ और है। मसला सतार साहब ये है कि पाकिस्तान का जो टोटल बजट होता है साल का, इस मरतबा जो है वो $67.5 बिलियन है, $67.5 बिलियन है। जबकि को चलाने के लिए 25 करोड़ लोगों के मुल्क को चलाने के लिए हमें जो टोटल पैसा चाहिए साल में वो चाहिए $122.5 बिलियन। हमारा डेफिसिट जो है ना वो $55 बिलियन का, और $55 बिलियन जब तक हमारे पास नहीं होंगे एक्स्ट्रा $67.5 बिलियन के साथ, उस वक्त तक ये 25 करोड़ लोगों का मुल्क नहीं चल सकेगा। अब इसमें सिर्फ स्टारबक्स एक छोटी सी कंपनी है अमेरिका की, आधी ज़्यादा मतलब $38 बिलियन वो एक साल के अंदर कमा लेती है एक कंपनी सिर्फ कॉफ़ी बेच के, जबकि 25 करोड़ लोगों का बजट जो है $67.5 बिलियन का। असल इशू ये है कि जब तक हमारे पास पैसा नहीं होगा ये मुल्क नहीं चल सकेगा। और वो भी जो बजट हमारा इस वक्त है, मतलब पिछले साल जो पाकिस्तान ने कमाया था, जो FBR के जो फिगर्स है उसके मुताबिक 13,000 बिलियन रुपीज़ यानी 13,000 अरब रुपया हमने कमाया था, जिनमें से NFC अवार्ड की वजह से 8,000 अरब सूबों के पास चला गया, बाकी वफाक के पास रह गया 5,000 अरब। उस 5,000 अरब में से उसने कर्जे की किस्तें भी देनी है, ठीक, और वो इससे ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है। फिर दिफा का बजट भी है, वो भी है। फिर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है वो भी वफाक ने अदा करना है सारा। अब वफाक के पास पैसे नहीं है, अब वफाक के पास पैसे नहीं है तो वफाक क्या करेगा? तो चाबी जो है ना यहाँ पे है कि आपने अपने रेवेन्यू इंक्रीज़ करना है, और उस रेवेन्यू को इंक्रीज़ करने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। तो बजाय इसके कि वो काम किया जाए, हम क्या कर रहे हैं, हम कहते हैं निज़ाम को बदल लें। अब ये मसला तो यही है सतार साहब कि ये आपको पैसा डेवलप करना पड़ेगा इस सोसाइटी के अंदर, माशरे के अंदर। वो नहीं होगा तो ये काम नहीं चलेगा। ये गलत जगह पे चाबियां तलाश कर रहे हैं, इन चाबियों ने वहाँ से नहीं मिलना, यहाँ से मिल। आप प्राइम मिनिस्टर होते तो क्या करते हैं, मुझे बताएं जरा। मैं फिर यहाँ ना बैठा होता। तो कहाँ बैठे होते? मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस बैठा होता और बैठा ही रहता। नहीं, वो तो प्राइम मिनिस्टर हाउस नहीं बैठ पा रहा बेचारा। नहीं, मैं बैठता ना। वो जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं बैठ रहा, तो उसको पता होना चाहिए कि यार उसके ना बैठने से मसले का हल ये नहीं है कि वो बैठेगा या नहीं बैठेगा। मसले का हल हमारे यहाँ पर जो आप चाबी की बात कर रहे थे ना, वो चाबी के साथ और बहुत सारी चीज़ें थी, और बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी जगहों पे गुम हुई, ताले गुम हो गए। हम जो है ना, हम वो दरिया में ढूंढ रहे होते हैं, हम समुद्र तक चले जाते हैं। इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब जो है ना सऊदी अरब गए हो चाबी ढूंढने के लिए। नहीं, वो सऊदी अरब से नहीं मिले, वो उसके बगैर गुजारा भी नहीं है। हमने मांग के गुजारा किया जब से हम पैदा हुए हैं। हमें मांगने की आदत ऐसे पड़ गई है, ऐसे लगता है कि हम मांगेंगे नहीं तो हमारा दिन नहीं गुजरेगा। एक आदत पड़ जाती होती है ना, एक जो चौक पे आता है, सिग्नल पे आता है, वो आपके सामने हाथ फैलाता है, कोई ना कोई बात करेगा, उसकी आदत बन चुकी हुई है। हमारी आदत बन चुकी है इस तरह करने की। अब इस आदत से बचने के लिए और उस जगह पे जाने के लिए जहाँ से आप कहते हैं कि जी आपको चाबी घर की बजाय वहाँ तलाश करनी थी, या वहाँ की बजाय जहाँ घूमी जाए, जहाँ घूमी है वहाँ तलाश करनी चाहिए। हमारी आदत में ये नहीं है। हम क्लैरिटी पे यकीन नहीं करते, हम कन्फ्यूजन पे यकीन करते हैं। आप किसी को क्लैरिटी दे दें। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में वज़ीर ख़जाना या जिनकी ये जिम्मेदारी होती है, उनकी कामयाबी का राज इसी में होता है कि वो कितने पैसे लेके आया, मतलब मांग के ले आया, मांग के ले आया। क्यों? हमारी एक्सपर्टीज हो गई है। जो आप बात कर रहे हैं ना, वो होता है कि जब कोई मुल्क बनता है। कहते हैं पाकिस्तान में सबसे जो सक्सेसफुल वजीर ख़जाना थे ना, वो थे साग डार साहब। हर बार मांग के ले आते थे, जहाँ जाते थे कुछ। आज इसी वजह से उन्हें नायब वजीर आजम लगाया हुआ ना, तो कामयाबी है ना, ये उनको एक मेडल मिला है। अच्छा, वैसे सर साहब, पाकिस्तान वैसे बड़ा यूनिक मुल्क है। इस मुल्क के अंदर 80 साल के अंदर दुनिया के सारे सिस्टम हमने चेक कर लिए, सिर्फ ये सूबे बचे हैं, ये इंतजामी यूनिट्स बचे हैं, इसके अलावा सारे सिस्टम। मसलन जब ये मुल्क बना था तो सबसे पहले गवर्नर जनरल सिस्टम था। मलका बरतानिया जो थी उससे सर्टिफिकेट लेते थे गवर्नर जनरल साहब, यानी सिकंदर मिर्जा साहब आखिरी गवर्नर जनरल थे ना, तो उनको जो सैंक्शन किया था, जो लेटर दिया था, वो मलका था जी, उसकी बेस पे वो गवर्नर जनरल थे। प्रेसिडेंशियल सिस्टम आया उसके बाद,
गवर्नर जनरल सिस्टम के बाद प्रेसिडेंशियल सिस्टम आया, वो आपके देखें। फिर हमने बेसिक डेमोक्रेसी जो थे उसके ऊपर गए हम। 4 मार्शल लॉ लगाए इस मुल्क के अंदर 80 साल की उम्र में, सारे 10-10 साल वो रहे। वेस्टमिनिस्टर डेमोक्रेसी जो वो रही, और जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का इस्लामी सोशलिज्म जो दुनिया में किसी जगह पे नहीं था, हमने इन्वेंट किया पाकिस्तान के अंदर इस्लामी सोशलिज्म। फिर एनलाइटन मॉडरेशन जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब की वो, यानी और कोई सिस्टम ऐसा दुनिया में बचा नहीं है। एक जनरल ज़ियाउल हक साहब की इस्लामी रियासत भी हमने बनाई, यानी कोई सिस्टम नहीं बचा जो हमने ट्राई ना किया। उसकी वजह ये चाबी गलत जगह पे तलाश कर, सही जगह पे तलाश करनी पड़ेगी। ये मुल्क जब से बना था ना, पहले दिन से ये गलतफहमी होती है हमारी कि ये 10 साल पहले हुआ, 15 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले। ये तो जिस दिन मुल्क बना था गालबन उसी दिन ये फैसला हो गया था कि मुल्क किन मकासद के लिए बना है। किन मकासद? हमारे 1947 ऑनवर्ड, 1947 टिल 1958, 11 साल में 7 वज़ीर आज़म बदल गए। और वज़ीर आज़म किस तरह बने, उसमें एक आई चुंदरीगढ़ था जो सिर्फ 2.5 महीने के लिए, 2.5 महीने से। अब वो बनता था कि एक वज़ीर आज़म बनता था, एक ग्रुप एक्टिव होता था, उसको वज़ीर आज़म लगाते थे, फिर दूसरा ग्रुप एक्टिव होता था, उसकी जगह पे किसी दूसरे को वज़ीर आज़म लेके आना है। और दिलचस्प वाक़या ये भी है कि एक एम्बेसडर थे पाकिस्तान के अमेरिका में, उनको बुला के प्राइम मिनिस्टर बनाया। उसके बाद वो टेन्योर अपना जो थोड़े बहुत दिन गुजारने थे, फिर दोबारा एम्बेसडर बन गए जाकर। यही कहा कि उस दौरान क्या हुआ, 1947 से 1958 के दरमियान सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी वो अपने आप को स्ट्रेंथन करती रही। यहाँ पर पॉलिटिकल लीडरशिप थी जो एक दूसरे की टांगें खींच के पॉलिटिकल सिस्टम को वीक करते रहे, और दूसरी तरफ सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी थी 1947 से 1958 तक जो स्ट्रेंथन करती रही। और फिर वो जब लपेटा मारती है पॉलिटिकल लीडरशिप को, तो पॉलिटिकल लीडरशिप की जो आवाज़ निकलती है कि जी हमारे साथ ज्यादती हुई है, उसमें वजन नहीं होता। आपने खुद मौका दिया। हाँ सही। अच्छा ब्रेक है, लेकिन साहब अब मैं एक सवाल है बड़ा छोटा कि क्या वाकई ही मोहसिन नकवी साहब जो हैं, जो कह रहे हैं कि इंतजामी यूनिट्स बनने चाहिए, सूबे बनने, पहले तो सूबे नहीं बन रहे पाकिस्तान के अंदर, आइन के अंदर प्रोविजन ही नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट है, आपको आइन रीराइट करना पड़ेगा, और वो किसी के अंदर हिम्मत नहीं है, यहाँ पे कंसेंसस डेवलप नहीं हो सकेगा। आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो ये है कि आप इंतज़ामी यूनिट्स बना लें, वो इजी है। लेकिन क्या वाकई इंतज़ामी यूनिट्स बनाना चाहते हैं या कोई और वजह है इसकी? और यहाँ पे ना एक और कैच है जो हम इस शो के आखिर में आपको बताएंगे। एक साहब है जो लाहौर से इस्लामाबाद के अंदर आए, और उनके आने की वजह से, उनका दफ्तर बनने की वजह से ये सारा मामला स्टार्ट हुआ। वो ना आते, उनका दफ्तर ना बनता, आखिर में लास्ट में छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद, और मेरा मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान में सूबे नहीं बन रहे, वेरी डिफ़िकल्ट है, आइन को पूरा रीराइट करना पड़ेगा। हाल बता इंतज़ामी यूनिट्स बन सकते हैं, लेकिन इंतज़ामी यूनिट्स बनाएगा क्यों और कौन, ये एक सवाल है। वैसे इंतज़ामी यूनिट भी क्यों बनने चाहिए जी, आपसे वैसे सवाल है? नहीं, मैं बता रहा हूँ कि पाकिस्तान तो तजर्बात के लिए बना था। 1947 ऑनवर्ड हम तजर्बे में रहे, आज ये तजर्बा कर लें, आज को कर लें। प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ फॉर्म, प्राइम मिनिस्टर, पार्लिमानी सिस्टम, बल्दियात का सिस्टम, ये लोकल बॉडीज़ का सिस्टम, ये पावर्स को ऊपर लेके नीचे आना, ये सारे का सारा पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सका, कामयाबी की शक्ल में क्यों नहीं आ सकता? पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, उन मुल्कों में से एक मुल्क है जहाँ मेरिट को जो अप्लाई किया जाता है तो मेलाफाइडी इंटेंशन के तहत अप्लाई किया जाता है। मैंने आपको कुछ सबक सिखाना हो ना तो मैं मेरिट को ढूंढूंगा जिसकी जद में आप आ रहे होंगे, कानून इम्प्लीमेंट हो जाएगा, मैं वो मेरिट अप्लाई करूंगा, हो जाएगा, इंसाफ होना शुरू हो जाएगा। नहीं, ये बातें आप समझ लें, हमने बातें करनी है, जुबानी जमा खर्च है, प्रैक्टिकल के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं। हम लोग प्रैक्टिकल लोग नहीं हैं, हम लोग जुबानी जमा खर्च पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। अब ये सिस्टम आ गया, ये सिस्टम आ गया, अब जो डिक्टेटर आता है, चलो ये वोट नहीं लेता, वो तो है ही डिक्टेटर, पूरी दुनिया मानेगी। तो जो वोट लेके आता है, जो एक पार्लियामेंट में जाता है, उसकी पार्लियामेंट में अक्सरियत होती है, उसकी पॉलिटिकल पार्टी होती है, वो बार बार कह रहा होता है मैं पॉलिटिशियन हूँ, मैं पॉलिटिशियन हूँ, मैं जो आपके वोटों से आया हूँ। भाई तुम पाकिस्तान के लोगों के वोटों से आए हो, ये तुम खुद मान रहे हो, लेकिन तुम कर क्या रहे हो? तुम भी डिक्टेटर, जो वो डिक्टेटर है उसमें कुछ फर्क नहीं। देखिए सारा सा मसला ही उसके अंदर ये है कि आपके पास कुछ होगा तो लोगों को देंगे ना आप। हमारा क्यों नहीं है इसमें, मेरा क्या मसला है? इकोनॉमी इशू है, क्यों नहीं है? वो जो क्यों नहीं है, या तो यहाँ पे तेल निकला है, गैस निकला है, सोने के पहाड़ निकला है। जिन मुल्कों में तेल निकला, जिन मुल्कों में तेल नहीं निकला,
वो खुशहाल क्यों हो गए? उसकी वजह यह है कि उन्होंने वो बिजनेस पसंद है। याद रखें पाकिस्तान के 3 इश्यूज है, जब तक आप इन इश्यूज को सॉल्व नहीं करते पाकिस्तान ने तरक्की नहीं करनी। पहला इशू ये है कि हम एंटी बिजनेस है। पाकिस्तान के अंदर आप एक दुकान खोल के दिखाएं ज़रा, पूरा पाकिस्तान आपके खिलाफ होगा। सबसे पहले आपके वालिद साहब जूते मारेंगे, फिर आपके बहन भाई आपको लूटेंगे, फिर आपके दोस्त आपको ख़राब करेंगे, पूरी गली आपके खिलाफ होगी, फिर पूरा सिस्टम आपके इंगेस्ट होगा कि बिजनेस स्टार्ट कर दी। एंटी बिजनेस है क्योंकि एग्रीकल्चरल सोसाइटी वो दुकान जो खुली है वो दुकान से मैं ही दूध पत्ती चावल, लेकिन नहीं आप देख लेना आज तो भी, मैं ही उसको बुरा कह रहा हूं। सर आज भी जब मोहसिन नकवी साहब ने कहा है ना, राना सनाउल्लाह साहब ने एतराज़ किया कि वो कौन सा बिजनेसमैन है जो 50 करोड़ रुपए इनको फंड करता है। एक राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि ये जो लोग बैठे हुए थे वहाँ जहाँ ये फंक्शन हुआ है, ये 10 रुपए को अरब रुपए में कन्वर्ट करने वाले लोग हैं। यानी ताना है ना, एक बंदा पैसा कमा रहा है या एक बंदा बिजनेस एम्पायर चला रहा है, या 100 लोगों को या 1 लाख लोगों को अगर वो रोजगार दे रहा है तो ताना है ना। एंटी बिजनेस है पाकिस्तान के। मोहसिन नकवी की ये बात कि एक होती है पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट, हमारे यहाँ जिसके पास पैसा होता है, बहुत सारे लोग जो होते हैं, ये पूरी दुनिया में कानून की शक्ल में आ गया, अमेरिका में आ गया, इंडिया में आ गया कि आप फंडिंग करते हैं, आप डोनेशन करते हैं और बाकायदा रिकॉर्ड में आता है कि फलाने कॉर्पोरेट सेक्टर में फलानी कंपनी ने दिया है। किसी और हमारे यहाँ उस तरह का नहीं, हमारे यहाँ किसी और 50 करोड़ की बात कर रहे हैं। नहीं उस 50 करोड़ अब राना सनाउल्लाह साहब से पूछना चाहिए, अब उस 50 करोड़ का मुझे नहीं पता। राना साहब ने कहा है ना जी, राना सनाउल्लाह साहब से पूछना चाहिए कि किसने 50 करोड़ दिए, आप क्यों खामोश हैं, मुल्क हैं। पॉलिटिशियन ऐसे ही चलता है, पॉलिटिशियन नहीं, आप पकड़े ना उसको पॉलिटिशियन। अगर फर्ज करें कि मोहसिन नकवी साहब ने लिए तो मोहसिन नकवी साहब का एहतसाब करें आप। नहीं हमें पता तो चले कि कौन सा पैसा किस मद में गया, किस उसमें गया। साहब प्लीज बताएं स्टार्ट साहब को। और सेकंडली राना साहब ने बताना होता, जब उन्होंने बात की थी उस वक्त बताते। हम रिपोर्टर हैं, हम जर्नलिस्ट हैं, हम जब डॉक्यूमेंट के साथ आते हैं तो एक एक चीज स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देते हैं। पॉलिटिशियन का तरीका कारी होता है कि उनको थोड़ा सा डराना होता है कि हमें भी पता है 50 करोड़ कहाँ से आए, किसने दिए, किस तरह के। तो कल को मोहसिन नकवी बोलेगा कि जी इतने करोड़, ये बोलेगा, फिर एक दूसरी बात चली जाएगी। और दूसरा ये एक एंटी सक्सेस है। हम सर जो बंदा सक्सेसफुल हो जाए ना, पूरा माशरा उसके खिलाफ है। तो जब तक पूरी दुनिया के अंदर सर सक्सेसफुल जो लोग होते हैं ना, उनको आइकॉन बनाया जाता है, उनको सिलेबस के अंदर लिखा जाता है। मसलन महमूद गजनवी पाकिस्तान के सिलेबस के अंदर है, लेकिन एक ऐसा आदमी, मैं आपसे वैसे आपको दिलचस्प बात बताता हूँ, एक जिसने पाकिस्तान को पहला गोल्ड मेडल लेके दिया था, पाकिस्तान के अंदर एक बंदा उसको नहीं जानता। फर्स्ट गोल्ड मेडल पाकिस्तान जब बना, फर्स्ट गोल्ड मेडल किसने लेके दिया था पाकिस्तान? आपसे किसी को नहीं पता सर। बाबा दीन मोहम्मद रेसलर, पाकिस्तान का पहला गोल्ड मेडल उस बंदे ने लेके दिया था जब पाकिस्तान बना था। सर किसी सिलेबस में नहीं है, किसी जगह पे नहीं है, सक्सेसफुल है ना, तो हम एंटी सक्सेस है। महमूद गजनवी 1000 साल पहले आया था यहाँ पे, आज भी हमारे सिलेबस में है। यानी जो वॉरियर होंगे ना, जो आएंगे, गर्दनें उतारेंगे, खोपड़ियों का मीनार बनाएंगे, वो सिलेबस में जरूर होगा। जो बंदा प्राइड होगा, थोड़ा सा हमदर्दी जो प्राइड होगा, महमूद गजनवी के साथ इज्जत दी होगी, जो सक्सेसफुल होगा, हमदर्दी होनी चाहिए, मुझे भी होनी चाहिए। महमूद गजनवी वापस जब जा रहा था ना, तो उसको लूट लिया था हमारे गखड़ों ने, इस जगह पे रहने वालों ने महमूद गजनवी को लूटा। जो वो हिंदुस्तान का वो था शहाब, मेरा ख्याल है। हाँ, महमूद गजनवी तो आके चला जाता था, वहां से फिर आ जाता था अगले साल। अच्छा, अच्छा वैसे और तीसरा ये है सर कि हम एंटी डेवलपमेंट है। आज आप अस्पताल में एंटी डेवलपमेंट, आप आज अस्पताल बनाना शुरू करें, सारे लोग आपके खिलाफ हो जाए। आज आप सड़क साफ, इमरान खान के खिलाफ तो कोई नहीं हुआ, वो एंटी डेवलपमेंट थे, वो डेवलपमेंट थे, वो उसने भी हॉस्पिटल वैसे उनकी वो वाहिद एक्सेप्शन केस है पाकिस्तान में। बाकी अदरवाइज आपकी बात ठीक है कि कोई बंदा भले का काम कर रहा होगा ना, तो हमें मसला हो जाता है। तो जब तक ये 3 चीज़ें ठीक नहीं ना होगी सर, पाकिस्तान प्रोग्रेस ही करेगा। अच्छा मसला अब ये है कि ये जो सूबों का इशू है, ये इंतजामी यूनिट्स का इशू है, बेसिकली ये चाबी कोई और है, चाबी है NFC। अब NSC अवार्ड क्या है कि आप जो कुछ कमाते हैं, वफाक जो कुछ कमाता है या मांग के लाता है, वो सऊदी अरब से मांग के ले आया, कोई से मांग के लेके आ गया, अमेरिका से मांग के ले गया आ गया, उससे पैसा यहाँ पे इकट्ठा कर लिया। जब पैसा इकट्ठा हो गया तो उसमें से 57.5% जो है वो सूबों को चला जाता है, ठीक है। और जो वफाक है उसके पास रह गया 42.5%, और उसके अंदर उसने कर्ज़ों की किस्तें भी देनी है, उसने सूद भी अदा करना है, फौज का डिफेंस का जो बजट है वो भी उसने अदा करना है, और साथ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी है।
वो भी उसने अदा करना है। लिहाजा जब वफाक स्टार्ट करता है तो डेफिसिट से स्टार्ट करता है। अब जब तक NFC अवार्ड के अंदर मॉडिफिकेशन नहीं होती, मसलन ये सूबे हैं ना, सूबों ने कमा के वफाक को देना है, ये उल्टा वफाक से ले रहे हैं। बिल्कुल ऐसे है जैसे तो ये आपने डिस्ट्रीब्यूटर बनाए। ये कोई मैंने या आपने तो तय नहीं ना किया कि वफाक सूबों को देगा, बजाय इसके कि सूबे तो तय भी तो इन्होंने किया होगा ना, जो हमें बताते हैं ना। 18वीं तरमीम हुई ना सर। नहीं तो उन्होंने की थी ना 18वीं तरमीम। मैंने कि गली में जाके स्टूडियो में बैठ के हमने तो नहीं की थी ना, ये भी तो इन्होंने की थी ना। ये पॉलिटिशियन होता है, ये रूलर होता है, जब हुकूमत में आता है यही डिसीजन करता है। उसके बाद थोड़े अरसे बाद किसी और बात चीज़ का सिस्टम की बात हो रही होती कि जनाब ये कर यही रहे होते हैं। मतलब ये एक अलिफ है, ये बे है, पे है, ये तीनों कर रहे होते हैं अपने अपने वक्त में। फिर अपने अपने वक्त में आके कहते हैं कि ये ठीक नहीं हुआ था, ये ठीक नहीं हुआ था, ये ठीक नहीं हुआ था। अब पाकिस्तान में ना प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट कामयाब रही, ना पार्लियामानी सिस्टम कामयाब रहा। तो कामयाब क्या चीज़ हुई पाकिस्तान में, पूछने वाली बात ये सूबे और बढ़ाने शायद उससे मसला हल हो जाए। वो कहते हैं एक दवाई और इस्तेमाल करके चेक करना। नहीं वैसे यहाँ पर तो उससे मरीज जिंदा हो। नहीं चौधरी साहब, यहाँ पर हमारी नीयतों पे एक असल बात जो है ना, हमारी नीयत की, हमारी नीयतें ठीक नहीं है। अगर सूबे बना लें, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बना लें, नीयतें ठीक नहीं होंगी तो क्या डिलीवरिंग हो जाएगी? नहीं हो सकेगी। सिस्टम के अंदर गड़बड़ है ना, सिस्टम को आपको ठीक करना पड़ेगा। तो फिर प्रोविंस हो ना हो, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बने ना बने, वो चीज़ तो अपनी जगह पे रहेगी। अब इसके अंदर इशू ये है कि वो समझते हैं कि देखा जी सूबों को पैसे चले जाते हैं, वो पैसा लाहौर तक जाता है, वो गुजरांवाला तक नहीं पहुंचता, वो रावल पहुंचता, छोटे देहात तक नहीं पहुंचता, वो सिर्फ लाहौर तक रह जाता है। और खैबर पख्तूनख्वा के पैसे पेशावर तक रह जाते हैं, बलूचिस्तान के पैसे कोयटा चले जाते हैं, और जो सिंध के पैसे हैं वो कराची में भी नहीं लगते, वो अंदरूनी सिंध में चले जाते हैं। अच्छा, जब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बन जाएंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में भी तो कोई लाहौर होगा, कोई पेशावर होगा, कोई कोयटा होगा, कोई इस्लामाबाद होगा। उसका एक सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपने सूबों को पैसे नहीं देने, तो वहां पे कोई नहीं लाहौर होगा, कोई पेशावर नहीं होगा। अब यूनिट्स को देंगे ना, इंतजामी यूनिट्स को। नहीं वो इंतजामी यूनिट जितना भी पतला हो, जितना भी बारीक हो, लेकिन वहां पे कोई ना कोई लाहौर, पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद तो होगा ना। वो एक नया जन्म लेगा, नया जन्म। अच्छा, वैसे इसका सोल्यूशन एक और सोल्यूशन भी है जिसकी तरफ मेरा ख्याल है जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट को, रियासत को जाना पड़ेगा। वो एक ऑप्शन ये भी है कि जो पैसे मिलते हैं ना जी आपको, वो NFC अवार्ड में तकसीम करने से पहले सबसे पहले आप अपने किस्तें अदा करें, उसके बाद डिफेंस का बजट अदा करें, और जो बाकी पैसे बच जाएं वो आप सूबों में डिवाइड कर दें। फिर 2000 आपके पास अरब बच जाएगा। नहीं, अगर बाकी 335 अरब, अगर 335 रुपए बाकी बचन तो की करेंगे? हाँ वो है, वो सूबे कहते हैं कि नहीं जी, ये नहीं जी, हमें तो पैसे पूरे चाहिए। बिल्कुल नहीं, ये सूबे में देखें, सूबे में हुकूमतें होती हैं तो कुछ इस वक्त पंजाब में किसकी हुकूमत है? नून लीग की है, तो वफाक में भी नून लीग की है। तो ये फिर कैसे एडजस्ट करते हैं? वफाक में और पंजाब को आप भी सिर्फ लेके आए, ना सिंध को लेके आए, ना बलूचिस्तान को लेके आए, ना KPK को लेके आए। अब ये बताएं, पंजाब में उनकी हुकूमत है, जिनकी वफाक में हुकूमत। अच्छा, ये इनसे पूछा जाए। अब ब्रेक लेनी है, लेकिन इसके अंदर ना एक और कैच है, जो कैच ना हम छोड़ के जा रहे हैं अगली ब्रेक के लिए। वो ये है कि कुछ लोगों का ख्याल ये है कि ये बेसिकली प्रेशर डाला जा रहा है, और प्रेशर डाला जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे, और मकसद कुछ और है, इनसे कुछ और रायतें लेनी है। और अब उनके पास यही ऑप्शन है, या सूबे बनाएं जो इनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा, फिर तो पावर ख़त्म हो जाएगी, फिर मरीम नवाज साहबा का पंजाब में चीफ मिनिस्टर रहने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, और मुराद अली शाह साहब का सिंध के अंदर रहने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो वो पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं, PTI और है, PTI कहती है जी हम तैयार हैं। अच्छा, नहीं वो उनसे उन्होंने 12 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे बाद मौक़िफ़ बदलना होता है। नहीं, हम तो 1 घंटे में बदलते हैं ना। कहते हैं खान को छोड़े सब, जो तो खान के साथ जब चीज़ें जोड़ दी तो फिर ना प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, ना गवर्नर सिस्टम है, ना सूबे हैं, ना एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, वो तो सिर्फ एक ही कहने छोड़ो, फिर जरा मर्जी सिस्टम ले आओ। ये तो कोई बात ना। अब देखें जी, जो पॉलिटिशियंस है ना, 6 महीने दिसंबर तक ये मामला सेटल हो जाना है, मैंने सीरियसली कह रहा हूँ आपको। और उसके लिए ज़रूरी ये है कि ऑप्शंस हैं आपके पास। एक तो या आप एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की तरफ जाएँ, सूबों पे कंसेंसस नहीं हो सकेगा, और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स जो है, वैसे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में एक सिर्फ पॉइंट में बात कर लूँ, अगर आप इजाज़त दें। मैं ब्रेक लेनी है, वैसे आप ब्रेक लेनी है, वो मेरे कान में लगा हुआ है, आपके कान महफूज हैं, वो मुझे कही जा रहे हैं ब्रेक ले लें, ब्रेक। अच्छा, इनको ब्रेक वाकई जरूर छोटी सी ब्रेक हो, ब्रेक के बाद दोबारा होते हैं, और सरदार साहब आपको बताएंगे कि करना क्या है।
प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद स्टार साहब के साथ हमारा मौक़िफ़ का टकराव चल रहा है जी। मैं इनको कह रहा हूँ कि मसला कोई और है, ये कह रहे हैं ना मसला कोई और नहीं है, कोई और है। अब ये कोई और इनका और है, मेरा कुछ और है। अब मसला ये है सर कि दो इश्यूज़ हैं। अच्छा मैं तो बात कर लूँ। दो इश्यूज़ हैं, दो इशू आपने कहा ना, आपने ब्रेक में जाने से पहले कहा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। दो इशू, आप तगड़े हैं ना इसलिए थोड़ा धमका रहे हैं मुझे आप। तो तगड़ा अगर मैं होता तो आप मेरी बात मान लेते। दो इश्यूज हैं सर। इशू सर ये है NFC अवार्ड, अगर इसको मॉडिफाई कर लिया जाए कोई मसला नहीं, और उससे पाकिस्तान चलना भी शुरू हो जाएगा और हालात ठीक भी हो जाएंगे, और आने वाले दिन जंगों के दिन हैं, ये ज़हन में रखें। हमारे पास डिफेंस बजट नहीं होगा, इसको हम इनलार्ज नहीं कर सकेंगे, तो शायद आने वाले दिन हमारे लिए मुश्किल हो जाएंगे। तो हमें ज़्यादा पैसा चाहिए, और ये जो किस्तें हैं इससे भी निकलना चाहिए, कर्ज़ों से भी निकलना चाहिए पाकिस्तान को, और उसके लिए पैसा चाहिए हमें। और अगर सूबे पैसा खाते रहेंगे, ज़ाया होता रहेगा वहाँ पर, तो वफाक चल नहीं सकेगा। एक चीज़ तो NFC अवार्ड इशू है। दूसरा दो और इशू हैं। एक कराची इशू है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, वहाँ पे ताजर, दुकानदार, आम नॉर्मल आदमी, अब देखें ना मीर रज़ा एक वहाँ पे लड़का है, वो मारा गया है, और कितना बड़ा क्राइसिस वहाँ पे पैदा हुआ छोटा सा एक कत्ल की वजह से। वो सब लोग सर पे हाथ रख के कह रहे हैं जी कि हमारी किसी तरीके से जान बचाएं। और उस साथ साथ गवादर, जिसका पाकिस्तान के साथ फ्यूचर वाबस्ता है, बलूचिस्तान गवर्नमेंट गवादर नहीं चला पा रही। तो अब इन दोनों को जो है वफाक है ना, उसके हवाले करना चाहिए, और ये एक प्लान है, ये कहा जा रहा है कि इन दोनों को वफाक के कंट्रोल में दे दें, बिल्कुल इस तरह जिस तरह दिल्ली के अंदर, इंडिया के अंदर दिल्ली और लद्दाख दो जो हैं वो वफाक के यूनिट्स हैं। तो अब कराची को सिंध से अलग करना पड़ेगा, जो ज़ाहिर बड़ा डिफ़िकल्ट है। हाल पता है एडमिनिस्ट्रेटिवली उसको किया जा सकता है, और साथ गवादर जो है ना उसको बलूचिस्तान से एडमिनिस्ट्रेटिवली जो है ना वफाक के हवाले किया जा सकता है। और अगर वफाक ये दोनों वहाँ पे चला जाता है और उसकी सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन ले लेता है, कराची के हालात भी ठीक हो जाएंगे, गवादर के हालात भी ठीक हो जाएंगे। और अगर ये नहीं मानते इस तो NFC पे और इन दोनों पे, तो फिर इंतज़ामी यूनिट बनने के अलावा ऑप्शन कोई नहीं, पाकिस्तान आने वाले दिनों में चल ही नहीं सकेगा। अच्छा, ये पेशावर और ये कराची और गवादर की बात की, तो ये तो काफ़ी अरसे हो गए, तो क्या कि मुझे अरसा कहते हुए भी कई दफ़ा 6 दफ़ा सोचना पड़ता है कि ये बात तो मैं पहले भी कितनी दफ़ा कह चुका हूँ। कराची का इशू कितना पुराना हो चुका है। गवादर का भी इशू उसी तरह के, जूँ ही गवादर की कोई इंपॉर्टेंस बनी, जूँ ही उसी पैक का चक्कर चला, आज तक हम ये सुनते आ रहे हैं कि गवादर कंट्रोल नहीं। सर वो बलूचिस्तान की गवर्नमेंट जो है ना, उसके बाद पुलिस है, लेवी है, वो उसके पास बेचारे के पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि उसको तो फिर गवादर ऐसा करें कि कोई उधार किसी और मुल्क को दे दें कि जनाब जब सेट हो जाएगा, जब सारी चाहे माँ, तो आप मुझे हमें वापस कर नहीं, उधार कैसे दें कि बाहर की फौज आके उसको। कहने का मतलब है अगर हम लोग नहीं संभाल पा रहे तो फिर आपको देना पड़ेगा, गवादर उधार दे देना, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि भाई ये 6 महीने में देंगे, साल में देंगे, हम इतने पैसे देंगे, आप हमें गवादर सही करके वापस दे दें। अगर ये वफाक के पास आ जाए तो हर्ज कोई नहीं है, वहाँ पे FC लगाए और बाकी सारे मैकेनिज्म वफाक कर ले, तो मेरा ख्याल है किया जा सकता है। देखिए लद्दाख कहाँ है, देखिए दिल्ली से लद्दाख कहाँ है, तो जो वफाक है ना, उनकी वफाकी गवर्नमेंट है इंडिया की, वो लद्दाख भी उसका हिस्सा है, वफाक के पास है, दिल्ली शहर भी उनके पास। इंडिया ने यूनियन टेरिटरीज बनाई हैं, वो 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, उनके पास वो एक्सपीरियंस है, वो 26 वो जो स्टेट्स हैं जिनको हम प्रोविंस कहते हैं, वो तो उनकी स्टेट्स है। ये लद्दाख जो है ना, ये वफाकी गवर्नमेंट का हिस्सा है, ये वफाकी गवर्नमेंट चला रही है। देखें ना, अब दिल्ली है, वाहिद यूनियन टेरिटरी है जहां पर 7 लोकसभा की सीटें हैं, और किसी के पास जितनी भी बाकी 7 यूनियन टेरिटरी हैं उनके पास 1 से ज़्यादा लोकसभा की सीट नहीं है। तो दिल्ली की एडमिनिस्ट्रेशन वफाक के पास है ना, जैसा इस्लामाबाद वफाक के पास नहीं, उनका तजुर्बा है, उनके पास इस्लामाबाद कोई नहीं है। नहीं सर, इस्लामाबाद जो है ना वफाक की इकाई है। अब पाकिस्तान 5 इकाइयों का कब बना था? पाकिस्तान 5 इकाइयों का हिस्सा है, 4 सूबे, 1 इस्लामाबाद। इस्लामाबाद कब बना था? इस्लामाबाद के बनने के बाद ये कैपिटल बन गया। सर आयन 1973 में बना ना सर, तो 1973 का आयन जो है ना आर्टिकल 1 वो कहते हैं 5 इकाइयाँ पाकिस्तान की, 4 सूबे। मैं कह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान जो पाकिस्तान का कैपिटल है, दुनिया के चंद एक मुल्क होंगे जिनके कैपिटल उस वक्त बने जब मुल्क आज़ाद हो चुका हुआ था, उसके बाद उन्होंने अपने लिए कैपिटल ढूंढा, जैसे हमने अपने लिए कैपिटल ढूंढा। इस तरह कुछ और मुल्क हैं, उन्होंने भी अपना कैपिटल ढूंढा था, मुल्क उनका आज़ाद हो चुका था, उनको कैपिटल की तलाश थी। यहाँ भी पाकिस्तान में भी वो कैपिटल की तलाश थी, अल्टीमेटली एक जगह मिल गई जिसको इस्लामाबाद कहते हैं, जहाँ आप और मैं बैठे हुए। इंडिया का एक्सपीरियंस तजर्बा मुख्तलिफ, हमारा तजर्बा एक्सपीरियंस मुख्तलिफ।
एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में मुझे एक चीज़ नज़र आ रही जिसमें पूरे वसूख से नहीं कह सकता, ये जो जुराइम होते हैं, जुराइम की शरह में कमी आ सकती है अगर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स ज़्यादा बन गए। मतलब पंजाब है, पंजाब में 800 से ज़्यादा थाने हैं, IG कौन है? एक है। जो सिंध है उधर 500 से ऊपर है। ये आपके इस्लामाबाद में 28 थाने हैं, IG एक है। जब वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में चला जाएगा ना, पंजाब का IG दुनिया का वाहिद IG होता है जो अपनी पूरी सर्विस के दौरान अपने पूरे सूबे के जो पुलिस स्टेशन है उनकी विजिट नहीं कर सकता। कैसे करेगा? आपसे चोई साहब आप ये चाहते हैं 12 करोड़ लोगों का सूबा है, कैसे कर आप ये चाहते हैं हमें 3 दिन मिलते हैं स्टूडियो में बैठने के लिए। अगर इस तरह की असाइनमेंट हमारी लग जाए तो लोग देखते होंगे 2 खाली कुर्सियां पड़ी हैं, बंदे नहीं हैं। तो IG का भी यही, अब देखें ना, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट आता है, मैं तो एक बात कह रहा हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनता है इस सतह पे, वहाँ पे IG जो है DP होगा उसको IG लगा देते हैं। अब उसके पास होगा कि वो थानों को अच्छे तरीके से देख सके, प्रोवाइडेड कि उसकी नीयत ठीक होनी चाहिए। अगर उसकी नीयत उसी तरह ख़राब हुई जिस तरह कि इस वक्त IG की DIG की रहती है, तो फिर वो सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। अब बैन सूबाई में है, आपके इस्लामाबाद में कोई वारदात हुई है, गाड़ी उठाई गई है, अब साथ ही KPK लगता है, ये रिक्वेस्ट करते हैं KPK से, वो बड़े आराम से कहते हैं कि जी वो जो। अच्छा, वैसे ना मुझे क्योंकि ट्रैवल करने का मौका मिलता रहता है दुनिया में, उज़्बेकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके अंदर गाड़ी चोरी नहीं हुई पिछले 22 साल से। हम देखें उसकी वजह वहाँ पे गाड़ी चोरी की सज़ाए मौत है। आप चाहते हैं यहाँ पे भी हो? नहीं वहाँ पे चोरी होती थी ना, गाड़ियाँ नहीं हुई उसके बाद। यानी उज़्बेकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे वेपन नज़र नहीं आता, इवन पुलिस भी वेपन कैरी नहीं कर सकते, उसने भी छुपा के लेके जाना उसको। तो अब देखें उज़्बेकिस्तान आज़ाद कब हुआ था? उज़्बेकिस्तान हमसे बहुत बाद में 1992 में, लेकिन वो पुरानी कौम है सर। लेकिन वो कौम, हाँ कौम पुरानी है, पुरानी है ना, वो DNA चलता है ना, DNA तो वो उन्होंने कुछ ना कुछ तो फैसला किया होगा जो हम नहीं कर सके। हमारे यहाँ पर ये आप लोगों को डरा रहे हैं जिन्होंने गाड़ियाँ। अच्छा, वैसे सर साहब एक और बड़ी मजेदार बात मैं कल स्क्रीन पे देख रहा था कि मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब जो है ना 5 साल पूरे करें। वैसे बड़ी दिलचस्प बात है कि एक प्राइम मिनिस्टर साहब को गारंटी कौन दे रहा है? उनका मिनिस्टर 5 साल का। नहीं, डरा के दे रहा है। पहले बात कुछ और करता है, बाद में कहता नहीं शहबाज शरीफ साहब आप रहेंगे, ये डरा के कराना। प्राइम मिनिस्टर साहब को एक उसका मिनिस्टर गारंटी दे रहा है, लेकिन गारंटी भी डराने के बाद दे रहा है 5 साल पूरी करे। वैसे शहबाज शरीफ भी मेरे ख्याल में उम्मीद की निगाह से मोहसिन नकवी साहब की तरफ देखते होंगे कि सर बताएं साहब का क्या हाल है। वो कहें साहब ठीक है, जरा ये 2-4। वैसे राना सनाउल्लाह साहब ने शुरू में ये कहा था कि उनकी बड़ी मेहरबानी है मोहसिन नकवी साहब की कि उन्होंने अपने आप को वजीर दाखिला तक रह गए, बल्कि वो वज़ीर आज़म बन जाते, वो वज़ीर आज़म भी बन सकते थे। राना सनाउल्लाह साहब ने शुरू में कहा था, उन्होंने कहा इनकी मेहरबानी है कि ये कम पे राजी। मोहसिन नकवी साहब के पास कोई ज़्यादा सीटें तो नहीं है, उनकी जमात भी कोई नहीं है, सीटें भी नहीं, तो वज़ीर आज़म कैसे बन सकते हैं? ज़रा बताएं कैसे बन सकते हैं? राना सनाउल्लाह से पूछा जा सकता है कि आप ये कह रहे हैं कि शुक्र है कि ये वज़ीर दाखिला बने, वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। इमरान खान कैसे बन सकते थे प्राइम मिनिस्टर साहब? मियां शहबाज शरीफ साहब कैसे बन सकते थे? नहीं, उनकी पार्टी जीती थी, उस्मान जीती थी या जिताई गई थी। बुज़दार साहब कैसे? हाँ, उस्मान बुज़दार पे आप कह सकते हैं कि उस्मान बुज़दार एक अनोखा किस्म का, वो पता नहीं होता कि ढूंढे मांगने को चांद क्या होता था, कुछ भी हो सकता सर। अच्छा सर, वो हमने शुरू में लोगों से एक वादा किया था कि एंड पे हम आपको एक बताएंगे कि एक साहब इस्लामाबाद आए और उसके बाद ये सारा मामला स्टार्ट हो गया। वैसे ये कोइंसिडेंट है, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, कोइंसिडेंट है, ठीक है। हमजा शहबाज साहब जो थे लाहौर के अंदर चुप करके बैठे हुए थे। अच्छा। अचानक इस तरह हुआ कि हमजा शहबाज साहब जो है उनको वफाक में ले आए और प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर उनका दफ्तर बना दिया गया। प्राइम मिनिस्टर हाउस में वो जाके बैठ के तो पता ही चला कि एक प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब और एक हमजा साहब भी हैं। अब हमजा साहब क्या हैं? नहीं, हमजा साहब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नहीं है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब तो इसाक डार साहब है ना। अब हमजा साहब भी है और हमजा साहब ने आके सेक्रेटरियों से मुलाकातें की, मिनिस्टरों से मुलाकातें की, उन्होंने MNA से मुलाकातें की, तो इसका मतलब एक तीसरा साहब भी आया ना दरमियान में। तो अब उसके बाद जो है ना ये क्राइसिस मुझे लगता है थोड़ा सा बड़ा है। अब मेरा ख्याल है, ये फैक्ट नहीं है, ज़रूरी नहीं है आपस की बात बताऊं, लेकिन अब उससे पता ही चला कि ये देखें जी कि ये पूरी जो डायनेस्टीज़ हैं वो आगे बढ़ती चली जा रही हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, फिर चीफ मिनिस्टर साहिबा हैं, फिर बाकी सब फैमिली, फिर इसाक डार साहब हैं, बाकी सब लोग भी हैं। तो इसका मतलब ये है कि बाकी जो कुछ लोग रह गए थे वो भी सिस्टम के अंदर आ गए हैं। सर बात ये है कि सब लोग अंदर रहे हैं 2-2 साल, उसके बाद वापस आ गए हैं। ये आप छोड़ दें सर, कोई आप मज़ीद 2 साल उनको वापस भेजें। आज का शो ख़त्म हो गया जनाब, कल दोबारा मुलाकात होगी आपसे। मेरा मौक़िफ़ और सर साहब का मौक़िफ़ उसके साथ। अल्लाह हाफ़िज़।